नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और साथ ही सम्मेलन को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं यह वही जनपद है जो जनपद 2017 के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त हुआ करता था। और मैं तब ये समझ नहीं पाया था कि आखिर गौतम बुद्ध नगर जनपद उत्तर प्रदेश का भाग है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त क्यों है। फिर जब मैंने सूची देखी यहां की और फिर मैं उसके बाद अनुमान लगाने लग गया कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उनके द्वारा भेजे जाने वाले नौकरशाह यहां की जनता को कंगाल करते थे और अपने आप को और अपने संरक्षकों को मालामाल करते थे। ये तथ्य सामने ना आने पाए, इसके लिए उनके द्वारा प्रयास होते थे कि इन तथ्यों पर धूल ही झोंका जाए, जितनी पट्टी बांधी जाए वो गांधारी की पट्टी यहां बंधी रहती थी। और मैं देख के ताज्जुब था कि जब इन चीजों को लेकर के मैं सुनता था तो मैंने स्वयं तय किया कि नहीं भाई, मैं जिन लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद जैसे उर्वरा क्षेत्र को, अत्यंत उर्वरा क्षेत्र को बदहाल किया है, कंगाल किया है, अराजकता और समस्याओं के गर्त में ले जाने का कार्य किया है, वहां मैं स्वयं चल करके देखो। और मुझे 2017 में यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं यहां आया था, मैंने यहां की समस्याओं को देखा और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को। इन्होंने उन सभी समस्याओं को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे धैर्य के साथ, बिना धैर्य खोए उन समस्याओं को लखनऊ में भी और यहां पर भी मेरे सामने रख करके कहा था कि इन समस्याओं का फेज वाइज समाधान होगा तो गौतम बुद्ध नगर न केवल अपनी पहचान को स्थापित करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन के रूप में देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाएगा और उत्तर प्रदेश को पहचान मिलेगी। और आज उन सब के सकारात्मक सहयोग का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर जिस रूप में पहचाना जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह सच था, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश देश के बीमारू राज्यों में शामिल था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आकर के देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भारत के आर्थिक उन्नयन के अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा है और देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप एक नई पहचान बनाई है। यह सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। उन्होंने जो सकारात्मक वातावरण देश के अंदर दिया उसका परिणाम हम सबके सामने है। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत समस्याग्रस्त था, अविश्वास से भरा हुआ था, न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी इस प्रकार का वातावरण था। पूरी दुनिया के अंदर किस रूप में भारत के प्रति व्यवहार होता था। भारत से जाने वाले लोग पहचान के लिए मोहताज हुआ करते थे, पासपोर्ट की कीमत नहीं रह गई थी, सीमाएं असुरक्षित थी। देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण उस समय बनाया था, सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, विकास अवरुद्ध हो गया था,
नौजवान हताश सा, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी असुरक्षित था, बेटी असुरक्षित थी, असहाय थी। और उन स्थितियों में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व को इस देश ने हाथों हाथ लिया था। मोदी जी ने उस समय देश के अंदर कार्य नहीं किया, उन्होंने केवल देश के एक राज्य गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी एक शानदार पारी को आगे बढ़ाया था। और उस पारी को खेलते खेलते उन्होंने देश के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए थे, कुछ मॉडल प्रस्तुत किए थे, लोगों ने हाथों हाथ लिया। और आज देखते ही देखते पिछले 10 वर्ष में जिस नए भारत का हमें दर्शन होता है, एक सुरक्षित भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत, और इन सबको हमने देखा है। एक सुरक्षित भारत भी है, आंतरिक रूप से भी, बाह्य रूप से भी। दुनिया के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाने वाला भारत है। युवाओं की आजीविका को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए दौर में भारत को ले जाने वाला भारत है। भारत की युवाओं की आजीविका का प्रबंध भी है, आम जनता की आस्था का सम्मान भी है इस नए भारत में। और इस नए भारत को अंदर हम देख सकते हैं, इस नए भारत को जब हम देख रहे हैं, उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सबको भी तय करना है। मोदी जी ने देश के अमृत काल के प्रथम वर्ष में देश को विकसित भारत की एक संकल्पना दी है। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब गौतम बुद्ध नगर जनपद अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे आएगा। हमें इस बात की खुशी है, हमारे जनप्रतिनिधिगण मंच पे हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायकगण हैं, और सचमुच उन्होंने एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में जो अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को साबित किया, और दुनिया के लिए, देश के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद की है। एक बड़े प्रतिष्ठान का यहां पे उद्घाटन था। कोरोना कालखंड के दौरान वो जमीन आवंटित हुई थी, और जमीन आवंटन होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को बुलंदशहर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रबुद्धजन के सम्मेलन को संबोधित किया। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का भरोसा भी जताया। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 80 मानकों की माला पहनाई जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी के कारण प्रदेश को काफी नुकसान उठाना पड़ा, और आए दिन दंगा, कर्फ्यू और अराजकता के कारण न बेटियां सुरक्षित थी और न व्यापारी, यहां तक कि बुलंदशहर को अराजकता और आतंक का पर्याय बना दिया गया था। मगर आज प्रदेश में गुंडे और अपराधी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और आम जनता के भीतर सुरक्षा का भावना उत्पन्न हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हाथरस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। और लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के मंत्री और हाथरस से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि प्रधान के लिए जनसमर्थन की अपील की। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि विकसित भारत और सर्वांगीण विकास ही मोदी की गारंटी है। विकसित भारत में बिना भेदभाव हर व्यक्ति, जाति, समुदाय को सम्मान और आगे बढ़ने का भी अवसर मिले। वहीं बेटी और व्यापारी को समान सुरक्षा की गारंटी हो, जहां पर अराजकता नहीं हो बल्कि कानून का राज हो। साथ ही जातिवाद, परिवारवाद नहीं, सबका साथ, सबका विकास हो और विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है।
वहीं राजस्थान के जोधपुर में बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। पहले और दूसरे चरण में राजस्थान की जनता को अपना मत प्रकट करना है और आप सभी को राजस्थान की जनता के पास गांव-गांव में, दाणी-दाणी में, घर-घर में नरेंद्र मोदी का महान भारत की रचना का संदेश लेकर जाना है। उस वक्त मैं राजस्थान की इस वीर भूमि पर आया हूं। उस वक्त मैं राजस्थान की इस भूमि को प्रणाम कर कर यही क्षेत्र के राव जोधा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और कई प्रतापी वीर पुरुषों को प्रणाम करता हूं और उनका स्मरण कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, आज पूरा राजस्थान नहीं, देश भर में जहां त्याग, बलिदान और शौर्य की बात होती है, मेरे राजस्थान का नाम सबसे पहले लेने का काम होता है। यहां पर ही इसी भूमि में पन्ना धाई पैदा हो सकती है और इसी भूमि का पानी है जो महाराणा प्रताप को पूरा जीवन मुगलों के सामने लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। इस भूमि ने हमेशा देश को, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर योद्धा देने का काम किया है। वो सभी वीर माताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस बार हमने इस लोकसभा चुनाव में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने 400 पार का लक्ष्य रखा है। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगी और 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये लक्ष्य की पूर्ति कोई नेता नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते हैं, मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का और देश का झंडा बुलंद करने का काम किया है, इससे समग्र देश की जनता तैयार बैठी है मोदी जी को तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मगर वो जनता के पास जाकर उसको मतदान मथक तक ले जाने का काम आप सभी ने करना है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद अनुभव मोहंती सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले यानी कि शनिवार को बीजू जनता दल से इस्तीफा दिया था। संजय जी ने कहा, वैसे लगातार भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत को समर्थन देने के लिए कई मान्यवरों का प्रवेश हो रहा है। आज अनुभव मोहंती जी का हो रहा है, जो केंद्रपाड़ा से 19वें सांसद बने। एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उड़िया बंगाली फिल्मों में भी उन्होंने एक प्रख्यात अभिनेता की भूमिका निभाई है। आज भी वो काम कर रहे हैं और 2014 में राज्यसभा के बिनविरोध निर्वाचित सबसे कम उम्र के सांसद के नाते भी उन्होंने दायित्व संभाला। ऐसे युवा एक नेता, अभिनेता आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। कल हमने दिल्ली में देखा कि इंडिया अलायंस की रैली में
बड़े बड़े नेताओं को 2, ढाई, 3 मिनट होने के बाद तुरंत इशारा जाता था, चिट्ठी जाती थी और जैसे तैसे हम सब साथ है ये दिखाने का एक प्रयास कल की रैली में हुआ। लेकिन कई वीडियोस बाद में आपने भी देखे होंगे, अमन ने भी देखे कि भाई यहाँ किसी नेता ने लेके आया, किस लिए लाया, क्या लाया, कुछ पता नहीं, ऐसे बोलने वाले भी भीड़ में से कुछ सामान्य जनता वहां दिख रही थी। और इसलिए एक बड़ा चढ़ाकर बहुत एक बलशाली विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ने वाले इस प्रकार का माहौल खड़ा करने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। और यही दुख उन सब नेताओं के भाषण में बार बार व्यक्त किया गया। हारे हुए मानसिकता से सब विपक्ष कल इकट्ठा हुए हमने देखे और उसी समय दूसरी तरफ इस भारत को विकसित देखने के लिए उत्सुक अनुभव जी जैसे कई लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं और अनुभव जी से अनुरोध भी करता हूं कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। सम्माननीय विनोद तावड़े जी, आपका मैं बहुत आभार हूं कि आपने मेरा परिचय इतने सुंदर शब्दों से आपने दिया और संजय मायूख जी को भी मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि जिन नेता के साथ मुझे काम करने का अवसर 11 साल के लिए मिला, उनके नेतृत्व में मुझे भारत के राज्यसभा के सर्वकनिष्ठ सांसद होने का मौका मुझे मिला था और मैंने पूरी मेहनत से और कोशिश की थी कि एक आम चीज भी कहा जाता है कि कलाकार राजनीति शायद कर नहीं सकते, पर उस चीज से मुझे बहुत चिढ़ होती थी, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके पहले सेशन। हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने अधिवक्ता रजनीश यादव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे सेगमेंट में हम आपको तमाम ऐसे लोगों से रूबरू करा रहे हैं जो अपने क्षेत्र में पारंगत हासिल कर चुके हैं और जिन्होंने समाज में एक अलग भूमिका अपनी सिद्ध की है अपनी कार्यशैली से और अपने कार्यों से। और ऐसे और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, नोएडा से हैं, वो अधिवक्ता हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। एडवोकेट रजनीश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे स्टूडियो में आए और जैसा हमने आपसे कहा कि हमारे सेगमेंट में हम राजनीतिक लोगों के अलावा, क्योंकि हम जिस मुद्दे पर आज बात करेंगे उस मुद्दे पर उस व्यक्ति की हमें ज्यादा उनके शब्दों की और उनकी अनुभवों की आवश्यकता है जो हमारे दर्शक जान पाए, जो अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया। और आपके बारे में जैसा कहा जाता है कि आप नोएडा में आम जनमानस से लेकर खास जनमानस हो उसका आप केस लड़ते हैं। तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जिनका आप केस लड़ रहे हैं, लेकिन हम इस मुद्दे पर सीधे पहुंचेंगे कि इस चुनाव में आप क्या सोचते हैं, कैसे कैंडिडेट होने चाहिए और क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार के चुनाव में। देखिए ब्रजमोहन जी, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। और जहां तक इस क्षेत्र में चुनाव की बात है तो यहाँ किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। आज किसान जो है सड़कों पर है और गौतम बुद्ध नगर जिला जो किसानों का जिला था आज पूंजीपतियों का जिला हो गया है। और किसान इस समय या तो नोएडा विकास प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर 3-3 महीने रात गुजार रहा है, दिन गुजार रहा है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर गुजार रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे पर गुजार रहा है। और इन लोगों को इनकी अपनी जायज मांग है। लोकतंत्र में वो अपनी मांगों को मांगने के लिए जितना भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। पीछे सुखबीर खलीफा है, एक किसान आंदोलन चलाते हैं, वो तकरीबन 6-7 महीने नोएडा विकास प्राधिकरण के ऑफिस पर अपनी मांगों को लेकर बड़े जबरदस्त प्रोटेस्ट किए। 50 मुकदमे भी तकरीबन उन पर लग चुके हैं। उनके मुकदमों में मेरे द्वारा उनकी कानूनी मदद जितनी संभव हो सकती थी अपने स्तर से की गई। लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं
के द्वारा उनको कोई खास रिलीफ नहीं दिया गया। और क्योंकि पुराने लोग हैं, वो यहाँ के पुराने वोटर हैं, किस तरह से चुनाव करते हैं सांसद का, और उन लोगों की वोट पे जो है एक अहम भूमिका रहेगी यहाँ का जो अपना प्रतिनिधि सांसद चुने। एक बड़ी बात खास तौर से मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ, क्योंकि बात हम यहाँ पे बहुत विशेष लोगों से कर रहे हैं। हमारा ये सेगमेंट छोटा जरूर है, लेकिन हम असल मुद्दों पे आपको इनसे रूबरू कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बुलाने का हमारा मकसद ये है। सर, एक और मुद्दा खास तौर से, अब तक दो कैंडिडेट्स, जो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स के बारे में अभी तक हमें पता लग चुका है, एक बीजेपी से डॉक्टर महेश शर्मा जी, और समाजवादी पार्टी ने अपने 2-3 कैंडिडेट्स बदले हैं, तो भी कंफ्यूजन है कि कौन है वहां से। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा जी का ये तीसरा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? इस बार का चुनाव उनके लिए क्या मुश्किल होने जा रहा है, आसान होने जा रहा है? आप यहाँ के अधिवक्ता के साथ साथ आप गौतम बुद्ध नगर के वोटर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ब्रजमोहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले राजनीति जो थी, शिक्षक और अधिवक्ता मेन रूप से राजनीति करते थे। जितने भी बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, मतलब जो भी मैं आपको गिनती गिनवाऊं, बलराम सिंह रहे हैं, राम नरेश यादव रहे हैं, वो शिक्षक या एडवोकेट रहे हैं। अब चिकित्सा विभाग के जो सेवक हैं वो जो है राजनीति में आ रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र भी चिकित्सक हैं और डॉक्टर महेश शर्मा जी भी चिकित्सक हैं। जनता से उनका डायरेक्ट ताल्लुकात है, जो बीमार होगा उनके पास आएगा, उनकी समस्या, उनकी पीड़ा सुनने के लिए जो है चिकित्सक भी एक दिल रखता है। तो उन्होंने यहाँ की समस्या को देखा है, तो मैं तो दोनों उनसे कहूँगा कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ चिकित्सा, क्योंकि यहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं इस जिले में और वो मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह करा के रखते हैं, तो गरीब आदमी को किस तरह से वो चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी, इन दोनों की जिम्मेदारी है। और दो के बाद एक तीसरा कैंडिडेट और भी है, राजेंद्र सिंह सोलंकी आगे हैं बसपा से, करीब उनके नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है और वो भी अपनी ठाकुर बरादरी का 4.25 लाख मतदाता है, उनमें अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और सिकंदराबाद से विधायक भी रह चुके हैं, तो उन्हें भी कमजोर ना आंका जाए। बसपा भी यहाँ पे अपना जो है एक अच्छा दबदबा रखेगी और फाइट तो अमूमन डॉक्टर महेश और महेंद्र नागर जी में है ही। अब ये है कि ताज किसके सर पर बनता है, ये मतदाता बताएगा, यहाँ का किसान बताएगा, यहाँ का मजदूर बताएगा, और जो फ्लैटों में रहने वाले पूंजीपति लोग हैं, जब वो बाहर निकल के आएंगे तो वो बताएंगे कि ताज किसके सर पे होगा। एक बड़ी बात आप यहाँ देखिए, मैं स्वयं एक पत्रकार हूं और आमतौर से जो पत्रकार है आज के युग में, नोएडा की थाना बिसरक पुलिस ने आपको बता दें कि अवैध हथियारों के साथ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध, आपको बताते चले कि अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपियों की पहचान विष्णु और अनुराग के रूप में हुई है, जिन्हें एनेक्स 1 सोसाइटी के सामने टी पॉइंट से काबू किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि पूरा मामला नोएडा का है, जहां पर थाना बिसरक पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में 2 अभियुक्त हैं। दरअसल 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पूरा मामला नोएडा का बताया जा रहा है, जहां पर 2 तमंचे और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।